बिजनेस स्टडीज़ में हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, चैप्टर आपका है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें कल आपको स्वदेशी बैंकिंग तक करा दिया गया था और जो हुंडी है वो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया गया था। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है आपका मध्यस्थों का उदय। अब इसमें क्या है कि जब स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली हो गई, व्यापार का विकास हो गया, तो फिर उस व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए उसकी जिम्मेदारी इन मध्यस्थों ने संभाली। अब इन मध्यस्थों का काम क्या होता है कि वो एक जगह से वस्तु को उठाते हैं और उस वस्तु को दूसरी जगह जिसको आवश्यकता होती है वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो ये मध्यस्थों का काम होता है कि एक स्थान से वस्तु को उठाकर किसी आवश्यक व्यक्ति को पहुँचाना। तो मध्यस्थों का मुख्य कार्य क्या होता है कि व्यापार का विकास करना, और अगर नुकसान होता है तो जो माल बनाने वाले होते हैं उन निर्माताओं के जोखिम को वहन करना, यानी कि जो निर्माता पैसे लगाते हैं उस पैसे को अपने जोखिम पर माल को बेचना, ये इनका मेन काम है। अब ये मध्यस्थ कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे कमीशन एजेंट हुए, आपके दलाल हुए, ये फुटकर व्यापारी हुए, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, मध्यस्थ कहलाते हैं। जो विदेशी व्यापार से इंडिया में गोल्ड, सिल्वर और जो बहुमूल्य धातु हैं वो आए थे। अब मध्यस्थों का उदय इन्हीं की वजह से हुआ था कि जब बाहर से इंडिया में सामान आ रहा है तो कौन लेकर आएगा, काफ़ी लंबा समय है, काफ़ी लंबी यात्रा होगी, तो ये काम किन्होंने संभाला था, मध्यस्थों ने संभाला था। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम मध्यस्थों के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नगर सेठ था 16th सेंचुरी तक उनका बोलबाला रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी भारत की सबसे पहली विदेशी कंपनी थी। 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी और 17वीं शताब्दी तक जो नगर सेठ हैं, नगर सेठ क्या, जो हमारे स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में लोन प्रोवाइड कराते थे, वो 17वीं शताब्दी तक रहे। बैंक अब ट्रस्टी और एंडाउमेंट के रूप में काम करने लगे थे। जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार में लोन दिया जाने लगा। ये सारा काम मध्यस्थों के समय से हुआ। लंबी यात्राओं में बहुत ज़्यादा जोखिम होता था, इसलिए लोन की दरों को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया था। जो आपके उधार लेन देन होते थे उनकी वृद्धि हुई और इसी वजह से ऋणों को भी बढ़ावा मिला। भारत में अनुकूल भुगतान संतुलन स्थापित हुआ। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या होता है, जब किसी देश का निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो तो वह देश अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में होता है। तो ये पॉइंट्स आपका आता है कि अनुकूल व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं कि अगर किसी देश का निर्यात ज़्यादा और आयात कम हो तो वो क्या कहलाता है, अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। इसी तरह से स्वदेशी बैंक में जो भी फंड मिला वो व्यापारी और निर्माताओं, अपने देश के व्यापारी और निर्माताओं को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया। तो मध्यस्थों की वजह से ये सारे कार्य शुरू हुए थे। एक बार इसको फिर से सुन लेते हैं कि इनका काम क्या था, व्यापार को विकास करना और निर्माता जो पैसा लगाते हैं अपने जोखिम पर उसको बेचना। इनमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, कमीशन एजेंट, दलाल और फुटकर विक्रेता। जो विदेशी व्यापार से भारत में जितने भी सिल्वर, गोल्ड और प्रीशियस मेटल आए वो इन्हीं की वजह से आए। 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और 17वीं शताब्दी तक नगर सेठ वालों का क्या था, बोलबाला था। बैंकों ने अब ट्रस्टी और एंडाउमेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। विदेशी व्यापार जब बढ़ गया था तो फिर लोन दिया जाने लगा। लंबी यात्राओं में जोखिम होता था तो उस लोन की रेट को बढ़ा दिया। उधार लेन देनों की वजह से ऋण में भी वृद्धि हुई और भारत में अनुकूल व्यापार संतुलन स्थापित हुआ। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या होता है, जब निर्यात ज़्यादा और आयात कम होता है किसी देश का तो वो अनुकूल व्यापार संतुलन में आता है। अच्छा, स्वदेशी बैंकों में जो भी फंड मिलता था, अब भारत के निवासी हैं, भारत में बैंक स्थापित है तो भारत के व्यापारी और निर्माताओं को दिया जाने लगा और उन्होंने अपने व्यापार को और बढ़ा लिया। तो मध्यस्थों से हमें ये फ़ायदे हुए थे। अब मध्यस्थों के उदय के बाद मध्यस्थ उदय हो गए, लेकिन उन्होंने जो व्यापार था वो किस तरह से किया, उन्होंने व्यापार परिवहन के द्वारा पूरा किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन पता है आपको क्या होता है, जैसे आपके रिसोर्सेज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस वो आप कहते हैं। इसमें आपके पुराने समय में रोड और सी रूट ज़्यादा मेन थे, यानी कि सड़क यातायात और समुद्री यातायात। जो असम से लेकर तक्षशिला तक का जो मार्ग था वो आपका उत्तरी सड़क मार्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था। आपका व्यापार मार्ग बहुत बड़ा था और ये मार्ग आपको कहाँ फैला हुआ था, साउथ, दक्षिण में था, लेकिन फैला कहाँ से था, पूरब से पश्चिम की तरफ फैला हुआ था। तो मेन इसमें दो रूट हैं, एक तो सी रूट और एक आपका रोड रूट। कहाँ से, उत्तरी सड़क मार्ग आपका असम से तक्षशिला तक था
और जो आपका व्यापारिक मार्ग था, जिसे व्यापारिक मार्ग बोलते थे, वो काफ़ी विशाल था, जो साउथ में फैला हुआ था और कहाँ से था, ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ था। समुद्री यात्रा में आपका जो बिज़नेस था इम्पॉर्टेंट, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि जो ज़्यादातर सामान आयात और निर्यात किया जाता था वो समुद्र के द्वारा ही किया जाता था। अब इसमें जो तट था, मालाबार तट का काफ़ी यूज़ किया गया, जिसे मुजरिस बोलते हैं। इस तट के लिए व्यापारियों का अत्यधिक संघर्ष हुआ, क्योंकि काफ़ी फेमस तट था, इसी के द्वारा सारा निर्यात और आयात किया जाता था। इसको तट, ये जो तट है, ये प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत फेमस हुआ था, और रोमन के जितने भी एम्परर थे वो यहाँ से व्यापार करते थे। रोमन का जो एम्परर था, यानी कि रोमन साम्राज्य, वहाँ से क्या, काली मिर्चों का निर्यात किया जाता था। उस समय जो काली मिर्च थी उसे काला सोना बोलते थे। 15वीं शताब्दी के अंत में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और 1498 में मालबर तट के किनारे वास्को डी गामा ने यहीं इंडिया की खोज की थी। और इस खोज का कारण क्या था कि भारत के मसाले काफ़ी फेमस थे, तो उन मसालों के लिए वैकल्पिक मार्गों को खोजना इसका कारण था। इसी वजह से वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। बिजी सेल पॉइंट, इसमें एक मेन चीज़ है कि सबसे व्यस्त विक्रय बिंदु जहाँ पर केवल बेचा ही बेचा जाता था, वो था आपका कालीकट में। ये मिडल ईस्ट में है, और यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर आवश्यक तेल बेचा जाता था, परफ्यूम्स बेचे जाते थे, मेडिसिन की स्मेल्स बेची जाती थी, यानी कि मेडिसिन परफ्यूम बेचे जाते थे। यहाँ पर कालीकट पर चीनी जहाज ज़्यादा आते थे, और ये किस चीज़ का निर्यात होता था यहाँ पर, काली मिर्च का, हीरे का, मोती का और कपास का। 15वीं से 16वीं शताब्दी में आपका जो फेमस बंदरगाह था वो था पुलकिट बंदरगाह। ये साउथ साइड में है, कोरनमंडल तट पर। साउथ ईस्ट के लिए यहाँ पर किस लिए एक्सपोर्ट किया जाता था, ये केवल कपड़े को बेचने के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे मेन क्या था, सी और रोड रूट का यूज़ किया जाता था। असम से तक्षशिला तक आपका उत्तरी मार्ग, जो व्यापारिक मार्ग था, वो काफ़ी बड़ा था, साउथ में फैला हुआ था, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट से मिला हुआ था। समुद्री यातायात के द्वारा काफ़ी सारा बिजनेस किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिजनेस था, क्योंकि निर्यात इसी के द्वारा किया जाता था। सबसे मेन तट था इसमें मालाबार तट, जिसे मुजीरिस बोलते थे। इस तट के लिए व्यापारियों में काफ़ी संघर्ष था। ये तट इंटरनेशनल हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और जितने भी रोमन साम्राज्य थे वो इसी के द्वारा व्यापार करते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का व्यापार किया गया था। उस समय उस काली मिर्च को काला सोना बोलते थे। 15वीं शताब्दी के अंत में जो कोलंबस था उसने अमेरिका की खोज की थी, और 1498 में जो मालाबार तट के किनारे वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी। और इस इंडिया की खोज का कारण क्या था कि भारत के मसालों को दूसरे देशों में निर्यात किन किन मार्गों से किया जा सकता है। एक विक्रय पॉइंट था इसमें कालीकट पर, जो मिडिल ईस्ट से था, और इसमें आवश्यक तेलों को और परफ्यूम्स को बेचा जाता था, जो मोस्टली यहाँ पर चीनी जहाज़ आते थे, और वो यहाँ से क्या निर्यात करते थे, हम भारत वाले चीनों को काली मिर्च, हीरे, मोती और कपास। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो आपका पुलकिट बंदरगाह था वो काफ़ी फेमस था। ये साउथ साइड में है, कोरमंडल तट पर। साउथ ईस्ट के लिए ये कपड़े का निर्यात करता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें व्यापारी समुदाय। देखिए, व्यापारी समुदाय को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एरिया, वेस्ट एरिया, सिटी एरिया और अदर्स। अब नॉर्थ एरिया में आपके पंजाबी, मुल्तानी ट्रेडर्स का बोलबाला था। वेस्ट साइड में जो आपका भट्ट समुदाय, जैसे गुजरात और राजस्थान है, उनका बोलबाला था। गुजरात और राजस्थान में जो भट्ट समुदाय थे उनको महाजन बोला जाता था। सिटी एरिया में मेन था अहमदाबाद, और इसमें जो काम करने वाले व्यापारी थे उनको नगर सेठ बोला जाता था। और बाकी के क्षेत्रों में आपके जैसे हकीम वैद्य हुए, वकील हुए, टीचर्स हुए, पेंटर हुए, म्यूजिशियन हुए और राइटर हुए। अदर्स एरिया में इन सबको इंक्लूड किया जाता था। तो व्यापारी समुदाय आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड है। नॉर्थ एरिया में पंजाबी और मुल्तानी ट्रेडर्स, वेस्ट एरिया में भट्ट समुदाय जिसमें गुजरात और राजस्थान के व्यापारी आते थे और इनको महाजन बोला जाता था। सिटी एरिया में अहमदाबाद और इसके व्यापारी नगर सेठ कहलाते थे। जितने भी हकीम, वकील, पंडित, टीचर्स, पेंटर, म्यूजिशियन और राइटर्स थे वो सारे अदर एरिया में इंक्लूड किए जाते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें मर्चेंट कॉरपोरेशन। मर्चेंट कॉरपोरेशंस, इसको हिंदी में व्यापारिक समुदाय स्वायत्त निगम बोलते हैं। अब इनके लिए, व्यापारिक समुदाय के लिए एक अलग से स्वायत्त निगम बनाया गया। इन्होंने क्या किया, अपने सदस्यों के लिए नियम और कानून अलग से बनाए और व्यापारिक आचार संहिता का निर्माण किया था। और जो भी कानून बनाए थे वो राजाओं के द्वारा भी समर्थन दिया गया। अब राजस्व क्या होता है, जो किसी गांव या कस्बे द्वारा कुछ कर वसूल किया जाता है वो राजा के
राजा के द्वारा कर वसूल किया जाता है उसको राजस्व बोलते हैं। तो राजस्व में उद्योग और व्यापार कर भी इंक्लूड कर दिया था। व्यापारियों को चुंगी कर देना होता था, लेकिन इस चुंगी कर की दर क्या थी, अलग अलग थी। और जितना भी करों का भुगतान किया जाता था वो सारा नगद किया जाता था। जो आपका सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क का मतलब जब आप एक बाउंड्री को, जैसे बॉर्डर होता है ना, अगर उसको क्रॉस करके कहीं दूसरे जगह पर वस्तु को बेचोगे तो उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो सीमा शुल्क वस्तु के अनुसार अलग अलग लगाया जाता था और अलग अलग प्रांत में। अगर आप एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा रहे हैं किसी वस्तु को बेचने के लिए तो वहाँ सीमा शुल्क था और वस्तुओं के द्वारा अलग अलग था। नौका कर भी इसमें यूज़ किया गया है। नौका कर का मतलब नाव को यूज़ करने का कर। अब इसमें यात्रियों, मवेशियों और गाड़ियों के लिए इन्होंने लगा दिया था। इसमें गिल्ड था। गिल्ड क्या होता है? ये गिल्ड एक व्यापारियों का समूह होता है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? राजा से या कर वसूल करने वाले व्यापारी से होता है। ये धार्मिक हितों का संरक्षण करते थे। मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया जाता था और मंदिर निर्माण को कराने के लिए ये जितने भी इनके ग्रुप के मेंबर्स थे उन पर निगम कर लगाते थे और उससे जो पैसा वसूल होता था उससे क्या करते थे? मंदिर का निर्माण करते थे। तो मर्चेंट कॉरपोरेशन यानी कि व्यापारियों के समुदाय ने अपने लिए एक अलग से नियम और आचार संहिता का निर्माण किया था। वो क्या कहलाता है? आपका मर्चेंट कॉरपोरेशन कहलाता है। आज हमने इसमें 2-3 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। अगर इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बता दें और इसे नोट कर लें।